नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को कंट्रोल करते हैं, उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग अ सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर यूज़ किया गया है, ये चारों के चारों थायरिस्टर्स यूज़ किए हैं, इसीलिए ये फुल्ली कंट्रोल कहा जाता है। और जो सेपरेटली एक्साइटेड मतलब डीसी मोटर का जो ए टर्मिनल है, उसके बीच के जो एलिमेंट्स है उसको एल, आर और ई से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो टर्मिनल है एफ, इसको सिर्फ सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज। तो आर्मेचर टर्मिनल्स में अगर हम 4 थायरिस्टर यूज़ करते हैं तो एसी सप्लाई जब पोलैरिटी प्लस एंड माइनस इस तरह से होगी तो करंट T1 से फ्लो करके T2 से इस तरह से बैक आ जाएगा। और जब पोलैरिटी नीचे होगी प्लस एंड माइनस तो करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा T3 से और फिर T4 से जाकर बैक हो जाएगा। तो इस तरह से जो आउटपुट में जो पोलैरिटी होगी यहाँ पर वो पॉजिटिव होगी, यानी मॉड ऑफ VS होगी। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज होगी। यहाँ पर एक टर्म है EB। तो EB का क्या करता है, EB एक टर्म यहाँ पर आ जाता है। तो इस EB टर्म से जहाँ पर EB और VM ये दोनों इंटरसेक्शन होते हैं, यानी ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये सारे टर्म्स, ये जो टर्म्स होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू VM साइन थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ E बाई VM हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थीटा। जहाँ पर हम इसको फायरिंग करते हैं उस वाले टर्म को बोलते हैं अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू थीटा से ज़्यादा ली गई है। फिर जहाँ पर पाए एक टर्मिनल ख़त्म होता है और बीटा होता है कंडक्शन जहाँ पर टर्मिनेट कर जाती है, यानी जब करंट जहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ देखिए कि अल्फ़ा से स्टार्ट होता है करंट और बीटा में ज़ीरो हो जाता है। तो जहाँ पर वो कंडक्शन करना बंद करता है उसको हम बोलते हैं बीटा। तो इस तरह से ये चारों टर्म हो गए। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। और ये हो गया केस जहाँ पर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन कहा जाता है, यानी करंट एक बार कंटिन्यूस है अल्फ़ा से बीटा तक, फिर यहाँ पर बीटा से फिर अल्फ़ा तक वो डिसकंटिन्यूस है, पाई प्लस अल्फ़ा तक वो डिसकंटिन्यूस है। तो इस चीज़ को हम डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में अगर हम स्टडी करेंगे तो जस्ट कंटिन्यूस निकाल सकते हैं और फिर कंटिन्यूस कंडक्शन निकाल सकते हैं। तो ये ड्यूटी इंटरवल जो हो गया उसके बीच अल्फ़ा से बीटा के बीच में, यानी करंट फ्लो कर रहा है, तो सप्लाई वोल्टेज वो VA आएगा, वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर। तो यहाँ पर जो VA होगा वो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा ड्यूरिंग द ड्यूटी साइकिल, यानी जब करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा ये हो गया इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम सिंगल ऑर्डर इक्वेशन की तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक सिंगल ऑर्डर हो गया, ये IA डेरिवेटिव ऑफ IA, और इसके साथ जो राइट हैंड साइड में हो गया वो है हमारा फिक्स टर्म और एक है साइनसोइडल टर्म। कोई भी सिंगल ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने L/RA को टाउ लिखा है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फिक्स टर्म है इसके कारण हमारा आउटपुट में जो सॉल्यूशन होगा वो K2, और यहाँ पर जो साइन टर्म है इसके कारण K3 एंड K4 दो टर्म आ गए। और ये जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके कारण एक ट्रांजेंट इक्वेशन होगा जो e⁻t/टाउ है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है K2 की प्लस K3 कॉस ओमेगा टी प्लस K4 साइन ओमेगा टी, इसको आप मेन इक्वेशन में ही पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ पुट कर दो, इसका सिंगल वैल्यू यहाँ पर IA में पुट कर दो, फिर दोनों तरफ के इक्वेशन को इक्वेट करो जैसे कि यहाँ पर इक्वेट किया गया है। जिस तरह से ये हो गया हमारा एक राइट हैंड साइड का इक्वेशन, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला राइट हैंड साइड का इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन में देखना जहाँ पर कॉस एंड साइन कुछ नहीं है, दोनों तरफ से इक्वेट किया गया, K2 का वैल्यू मिल गया। जब हम कॉस कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, कॉस कंपोनेंट ये वाला कॉस कंपोनेंट राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो दोनों टर्म इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे K3 और K4 के बीच में रिलेशन आ गई। तीसरा टर्म है, अगर हम साइन टर्म्स को देखें, यहाँ पर साइन टर्म 2 ले लिए, यहाँ पर भी एक साइन टर्म है, तो हम तीनों को इक्वेट किए तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। इससे ये हमें फ़ायदा ये मिला कि हमें K4 और K3 दोनों के वैल्यूज़ मिल गए, K2 के वैल्यू मिल गए। हम सिर्फ K4 और K3 की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो K3 की वैल्यू पुट की, K4 की वैल्यू पुट की, इसमें VM/RA 1 + τ A² का रूट ओवर, इतना पोर्शन सिर्फ हम कॉमन लेंगे।
अगर हमने इतना को कॉमन लिया तो बचा कितना, इसका रूट ओवर बच गया, तो रूट ओवर को अंदर लिख दिया हमने, ऊपर टाउ ए है, टाउ ए को लिख दिया, इस तरफ भी है रूट ओवर पोर्शन रहा, 1 ऊपर है, तो इस चीज़ को हमने ऐसे दोनों तरफ लिखा। अगर हम टाउ ए देखते हैं, टाउ ए क्या है, एक टाइम कांस्टेंट है, एल बाय आर। तो एल अगर परपेंडिकुलर लेते हैं हॉरिजॉन्टल में आर, जेड हो गया हमारा रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं कॉस जेड को हम इस तरफ लिख सकते हैं। तो इसको हम आर को कॉमन लेंगे तो जेड को हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 प्लस टाउ ए स्क्वायर। कॉस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं और साइन टर्म को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि साइन टर्म को यहाँ लिख सकते हैं और कॉस टर्म्स को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो टर्म है ये हमने ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। तो हम ये जो आई ए का जो करंट इक्वेशन है वो एक डिकेइंग टर्म और एक फिक्स टर्म और एक है साइन टर्म जो हमने यहाँ पर देखा था, राइट। ये हमारा था आई ए का इक्वेशन, कितने टर्म से, 1 2, ये दोनों मिला के 3 4। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया, 1 2, ये 3 4 को हमने यहाँ पर सिंगल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो करंट इक्वेशन वो बन गया। अभी एक कांस्टेंट रह गया K1 अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो फाई है उसको हमने डिफाइन कर दिया tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर। तो यहाँ से हम और एक चीज़ भी निकाल सकते हैं, tan फाई इज ओमेगा टाउ ए, यानी 1 बाय टाउ ए ओमेगा टाउ को हम कॉट फाई भी लिख सकते हैं। अभी हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, जो t था t के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे, टाउ ए के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस ओमेगा टाउ ए को हम कॉट फाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय ओमेगा टाउ ए होगा, उसको हम लोग कॉट फाई लिखेंगे। वही चीज़ यहाँ पर दिखा है कॉट फाई, और जो ओमेगा टी यहाँ लिखा वो यहाँ पर दिखा है ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारा इसको हमने इन टर्म्स ऑफ, जहाँ पर हम आई ए टी लिखे थे वहाँ पर आई ए ओमेगा टी कर दिया और इसको ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब ओमेगा टी में ही था। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि K1 कैन बी इवैल्यूएटेड विद इनिशियल कंडीशन। हमने देखा कि अल्फ़ा से स्टार्ट करके बीटा तक जा रहा है, तो अल्फ़ा में भी वो ज़ीरो था, बीटा में भी वो ज़ीरो है। तो आई ए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उस कंडीशन को हमने यूज़ किया। तो ओमेगा टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, आई ए अल्फ़ा इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हमने ये पुट किया, दिस आई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कब, जब ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा टी था वहाँ हमने अल्फ़ा लिख दिया, राइट। और जहाँ पर हमारा यहाँ पर भी ओमेगा टी था वहाँ पर हमने अल्फ़ा लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये जो वैल्यू है इसको हमसे पुट करके आई ए अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब K1 ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा कॉट फाई, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बाकी सबको राइट हैंड साइड, और इससे हमने K1 की वैल्यू निकल गई। अब ये इक्वेशन में हम K1 की वैल्यू जब निकाल देंगे तो हम K1 की वैल्यू को, मतलब यहाँ से K1 की वैल्यू इस पर पुट करना है, करेक्ट। तो K1 की वैल्यू पुट करने के बाद जो IA की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम K1 की वैल्यू पुट कर लिए, इसमें हमने क्या किया, इसी चीज़ को E/RA को कॉमन ले लिया, तो E/RA के साथ मल्टीप्लाई किया था ये दोनों टर्म, और दूसरा टर्म क्या है ये, तो इसको हमने ये वाला टर्म -1 कर दिया। दूसरा टर्म था VM/Z, तो VM/Z, और एक है टर्म ये वाला और दोनों वाला टर्म, तो ये सारे टर्म्स यहाँ पर हो गए, और दूसरा एक टर्म है ये वाला, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह हमारा जो I ओमेगा टी का इक्वेशन रेडी हो गया।